जय हिंद आप सभी को। आज यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। कल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपलोड कर दिए थे, जो नहीं देखे प्रैक्टिस सेट नंबर अपलोड है उसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। बोल रहा है कि कौन सा मूल अधिकार जो है बोल रहा है केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो इसमें बोल रहा है इसमें ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। तो अनुच्छेद 15 भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, 16 भी है, 19 भी है और एक 29 भी है, 30 है। पाँच पाँच प्रकार का अनुच्छेद जो है केवल भारतीय को प्राप्त है, 15, 16, 19 और 29 और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न कथन पर विचार करें। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन गलत है। तो गलत क्या है, तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 6 वर्ष होगा, तब सही होगा। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी आवश्यक है, ये गलत है। 35 वर्ष नहीं, यहाँ पे 30 वर्ष होगा, तब जाके सही होगा। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष मुक्त होते हैं, ये सही बात है। राज्यसभा स्थायी सदन होता है, लेकिन 1/4 नहीं, यहाँ पे एक तिहाई होगा। 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं, तब तीनों कथन सही होगा। इसलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है तीनों कथन गलत है। तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन 1/4 नहीं, एक तिहाई दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं, तब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि धन विधेयक राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक के रख सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक के रख सकती है, तो 14 दिन होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा कब। बोल रहा है कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह क्या करेगा। तो इसका 2 ऑप्शन दिया हुआ है। तो भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो। ये बिल्कुल सही है। ये अगर योग्यता है तो मतलब नियुक्त हो सकते हैं। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर केवल एक सही हो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो उच्च न्यायालय का अगर पूछेगा, उच्च न्यायालय का तो कितना होता है, तो आयु उसका उच्च न्यायालय का आयु होता है 65 वर्ष होता है। उच्च न्यायालय का 65 वर्ष, उच्च न्यायालय का आयु कितना होता है, तो सॉरी 65 नहीं है, यहाँ पे उच्च न्यायालय का आयु होता है 62 वर्ष और उच्चतम न्यायालय का आयु होता है 65 वर्ष अधिकतम, ये सही है। तो उच्च न्यायालय का बोलेगा तो 62 वर्ष आयु होता है अधिकतम और उच्चतम न्यायालय का बोलेगा तो 65 वर्ष होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है कि वित्तीय आपात घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। वित्तीय आपात घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 माह होगा, 2 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6, बोल रहा है भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कब। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1963 में लाया गया था। तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पास किया मतलब प्रस्ताव लाया जाता है। तो बोल रहा है भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, 1963 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा ए, अनुच्छेद 37 में किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 पे, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 है, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, 1991 में किया गया था चलैया समिति का गठन। अब यहाँ पे पूछेगा चलैया समिति का संबंध किससे था, तो अप्रत्यक्ष कर सुधार से था, कर सुधार से, डायरेक्ट टैक्स। चलैया समिति का संबंध किससे था, तो डायरेक्ट टैक्स मतलब कर सुधार से था। अगर यहाँ पे कुछ और समिति देखते हैं तो चलैया समिति का संबंध था कर सुधार से, इसका स्थापना गठन हुआ था 1991 में। बांजू समिति का बोलेगा इसका संबंध किससे था, तो प्रत्यक्ष कर से था, डायरेक्ट टैक्स। और इसका एक और है एल के झा समिति का संबंध किससे है, तो अप्रत्यक्ष कर से है। रेखा समिति का संबंध किससे है, तो अप्रत्यक्ष कर से है। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है, जनसंख्या से है। सरकारी आयोग का संबंध किससे है, तो केंद्र राज्य संबंध से है। सरकारी आयोग का बोलेगा संबंध किससे है, तो केंद्र राज्य संबंध से। इसका स्थापना कब हुआ था, 1983 में हुआ था स्थापना। अगर आगे देखेंगे तो गोईपुरिया समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। गोईपुरिया समिति का संबंध किससे है, बैंकिंग सुधार से। और पुंछी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र राज्य संबंध से। पुंछी आयोग का स्थापना हुआ था 2007 में हुआ था, पुंछी आयोग का स्थापना 2007 में, ठीक है।
तो पुंछियाय का संबंध हुआ केंद्र राज्य संबंध से, गोईपुरिया समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से, भंडारी समिति का संबंध ग्रामीण बैंकिंग की पुनर्संरचना से, महाजन समिति का संबंध चीनी घोटाला से, सबको पता है। और एक लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन समिति, ये तीनों का संबंध है गरीबी से है। ठीक है। तो चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है, डायरेक्ट टैक्स। बांजू समिति का संबंध है प्रत्यक्ष कर से, और एल के झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से, रेखा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से, स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या से, सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से, सरकारी आयोग का गठन हुआ तो 1983 में, पुंछी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से, इसका स्थापना होता है 2007 में, गोईपुरिया समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से, भंडारी समिति का संबंध है ग्रामीण बैंकिंग की पुनर्संरचना से, और महाजन समिति का संबंध है चीनी घोटाला से, और लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति, ये तीनों का संबंध है गरीबी से। क्वेश्चन नंबर आइए 9 पे। बोल रहा निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। बोल रहा है कि 9 नंबर की किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है, तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूरी क्रांति से है। नेक्स्ट है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार जाना जाता है, इसको बोलते हैं हॉट मनी। 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हॉट मनी बोलते हैं, हॉट मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है, तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मामलों और कैबिनेट समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है, तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी ये शामिल नहीं है, लेकिन सरकारी पदों का त्याग ये है, विदेशी माल का बहिष्कार ये भी है, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार ये भी है। तो असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है, तो सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी नहीं है, ये शामिल नहीं है, लेकिन सरकारी पदों पर त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकील द्वारा बहिष्कार, ये तीनों शामिल है। क्वेश्चन नंबर है 13। बोल रहा है कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुआ था, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुआ था, तो 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, बोल रहा है कि गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही कौन सा है, सही नहीं है। तो गांधी के जीवन काल में निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, तो इसमें है चौरी चौरा कांड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 23 मार्च 1942 को हुआ था, ये कार्यक्रम ये गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8, इसका हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था। चौरी चौरा घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को, पुनः समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ये तीनों सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था कब, किस नियम के द्वारा किया गया था, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है, तो 17 का आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है, त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव नहीं था, पाल था, राष्ट्रकूट था, प्रतिहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं, तो 19 का राइट आंसर होगा उत्तर, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दिशा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया था, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया था, तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी,
महावीर स्वामी को किस नदी के तट पे कैवल की प्राप्ति हुई थी? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिजुपालका नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो 22 का आंसर होगा, 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मखलीपुत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। नेक्स्ट है, मुगल काल में मुहस्सिब कौन था? मुगल काल में मुहस्सिब कौन था? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आचरण अधिकारी होता था। नेक्स्ट है, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैन्य विभाग से संबंधित था दीवान ए अर्ज। नेक्स्ट है, बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। नेक्स्ट है, इसमें मिलान कीजिए। बोल रहा है इसमें पावर विद्युत गिरी दिया हुआ है, राज दिया हुआ है। तो नरोरा कहाँ है? यूपी में है। कुंडलकुलम कर्नाटक सही है। काकरापारा गुजरात नहीं, यहाँ पे तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु। यहाँ पे तारापुर बोल रहा है महाराष्ट्र, तो का नरोरा यूपी सही है, कुंडलकुलम कर्नाटक सही है, काकरापारा यहाँ पे गुजरात नहीं तमिलनाडु होगा। और सॉरी, यहाँ पे ना गलत बोल दी, एक सेकेंड, यहाँ पे फिर से देख रहे हैं, बोल रहा है इसमें नरोरा कहाँ है? तो नरोरा यूपी सही है। कुंडलकुलम यहाँ पे कर्नाटक नहीं, यहाँ पे तमिलनाडु होगा। एक कुंडलकुलम तमिलनाडु, काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, ये सही है। तो नरोरा यूपी, कुंडलकुलम कर्नाटक नहीं तमिलनाडु होगा, काकरापारा गुजरात और तारापुर महाराष्ट्र, ये सही है। इसका राइट आंसर बी होगा, बी सुमिलित नहीं, यहाँ पे कुंडलकुलम तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, 38वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38 डिग्री समांतर रेखा है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के मध्य है। क्वेश्चन नंबर है 29, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलने पे ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ये नहीं है। लेकिन ईंधन का उसमें मान उच्च होना चाहिए, ये है। ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम ना ही ज़्यादा होना चाहिए, ये भी है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन इसका बी आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 30, इसमें मिलान करना है। तो विटामिन, इसका आंसर राइट आंसर होगा 30 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा ए, 30 का राइट आंसर ए होगा। विटामिन B7 आएगा, विटामिन B7, बालों का झड़ना विटामिन B7 कमी से होता है। और विटामिन B12 बोले तो विटामिन B12 तो प्राणाशी अरक्ता होना। विटामिन ए आएगा तो बांझपन का उत्पन्न होना, विटामिन के तो रक्त का थक्का जमना। तो विटामिन B7 बालों का झड़ना, विटामिन B12 पर्णाशी रक्ता होना, और विटामिन ई बांझपन का उत्पन्न होना, विटामिन के रक्त का थक्का जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो 31 का आंसर हो गैलेक्टिक इकाई है। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना महिलाओं में बहुत कम होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो पुरुषों की तुलना महिलाओं में बहुत कम होता है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट बोल रहा है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, क्या है? तो 34 का आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुप्त ऊष्मा है। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है? तो गुप्त ऊष्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35, बोल रहा निम्न में से निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव में नहीं पाया जाता है, लेकिन केंद्रिका हरित लवक राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन नहीं है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जंतुओं में कृत गुर्द एवं गुर्दे ए नहीं है, लेकिन मछली का तेल विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, पालक विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, आम विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। यहाँ पे मिलान करना है, इसका राइट आंसर होगा 37 का आंसर हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर बी,
37 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो मिलाते हैं, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है, तो ओम है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होगा। विद्युत प्रवाह का ऐसा मात्रक एम्पियर। बल का ऐसा मात्रक क्या होगा, बल का न्यूटन। और पावर का मात्रक क्या होगा, पावर का वाट। प्रतिरोध का ओम, विद्युत प्रवाह का एम्पियर, बल का न्यूटन और पावर का वाट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, तो 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम है। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह एक प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोचदार गुण होते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पे स्थित है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पे स्थित है, तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी और अलकनंदा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, तो 42 का राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश से गुजरती है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट है 44 नंबर, इसमें कौन बोल रहा है सुमेलित नहीं है, तो इसमें है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में है, सही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में, सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, इसमें इसका बोल रहा है 44 का आंसर कौन सा सही नहीं है, तो 44 का आंसर जो है ना, इसका राइट आंसर होगा बी, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे गुजरात नहीं है, यहाँ पे ये होगा मध्य प्रदेश। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ये गलत है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा सही है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश सही है, बांदीपुर कर्नाटक सही है, सिमलीपाल कहाँ है, तो उड़ीसा सही है। यहाँ पे रोहिला राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे मध्य प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अगुलहास नहीं है, वेंगुएला है, हम्बोल्ट है, लेब्राडोर है, ये सभी जो है शीत महासागरीय जलधारा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी को बोलते हैं। नेक्स्ट है 47 नंबर, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर राइट आंसर होगा 47 का एक और दो। 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। भूकंप भी जानते हैं, ज्वालामुखी के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, बोल रहा है कौन सुनित नहीं है, तो तकला मकान मरुस्थल चीन में सही है। थार कहाँ है, तो भारत में है, सही है। थार मरुस्थल कहाँ है, भारत में, सही है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है, चिली में, सही है। गिब्सन मरुस्थल अफ्रीका, ये गलत है। गिब्सन मरुस्थल अफ्रीका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑस्ट्रेलिया। गिब्सन मरुस्थल कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। तकला मकान मरुस्थल चीन, थार मरुस्थल कहाँ है, भारत, अटाकामा मरुस्थल चिली, गिब्सन मरुस्थल कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, प्रतिरोधात्मक एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी है। प्रतिरोधात्मक एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है, तो व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति के कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है, तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, ये भी सही है, दोनों कथन सही है। अब आइए अस्मरणीय तथ्य पे, इसको देखते हैं। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक दिया हुआ है। योग दर्शन का प्रवर्तक कौन है, पतंजलि। न्याय का गौतम। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है, गौतम। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है, कपिल। चवाक दर्शन का प्रवर्तक कौन है, चवार्क। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कनाद। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, जैमिनी। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा कौन है, तो उत्तर देंगे बाद में, उत्तर मीमांसा का बादरायण। अब है नेक्स्ट, विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक, संप्रदाय दिया हुआ, संस्थापक दिया हुआ है। तो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, मखलीपुत्र गोसाल। अनेश्वरवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, संजय बेठल्लीपुत्र। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, प्रकुत कचायन।
और नेक्स्ट है घोर अक्रियवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? पूरन कश्यप है। तो सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 1 पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो दोनों सेट देख लीजिएगा और इसमें क्या कमी है कमेंट करके बताइएगा, क्या गलती है नहीं है, मतलब अच्छा है या नहीं है, फिर और मेहनत करके बनाएंगे। सेट नंबर 3 नेक्स्ट बार देखेंगे।